नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने इस चैनल पे। और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के साथ जनवरी 2021 का करंट अफेयर लेके। जैसा कि एक 2020 के कंप्लीट मतलब जनवरी से लेके दिसंबर तक का एक पूरा वीडियो हम लोगों ने अपने चैनल पे स्टडी आई क्यू जो चैनल है यूट्यूब का उस पर अपलोड कर दिया है। आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं, उसमें कंप्लीट जनवरी से दिसंबर तक की 2020 की करंट अफेयर है। तो जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। स्टार्ट करते हैं हम लोग जनवरी 2021 का करंट अफेयर 2021 कहते हैं जिसको। बहुत अच्छी टर्म आई है, पहले 2020 थी, 2021 है। तो पहले महीने में काफ़ी कुछ हुआ है। तो मैं आप लोगों को पहले कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगा और इसके बाद RS 2018 में इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि राजस्थान में जो भी आयोग हैं, ठीक है, जो भी कमीशंस हैं, जो भी आयोग हैं, तो उनके बारे में हमको क्या क्या किस टाइप की इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए और कौन सी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है जिसको रटने के पीछे हम लोग काफ़ी टाइम खराब कर देंगे। तो वो सारी चीज़ें हमको पता चलेगी। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जिसका जो HQ है, हेड क्वार्टर है, वो जयपुर में है। उसके जो नए अध्यक्ष हैं, किसको बनाया गया है? गोपाल कृष्ण व्यास को, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण व्यास आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनको नया अध्यक्ष बनाया गया है। और इसके बाद हम बात करें तो ये राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। और ठीक है, बाकी की इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं, हमें पता चलता जाएगा सब कुछ। संसद में अधिनियम आया था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, जिसके तहत NHRC जिसको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कहा जाता है उसकी स्थापना की गई थी। और उसके बाद स्टेट्स को कहा गया था कि आप अपने हिसाब से बनाओ। तो राजस्थान में 1999, आप ये चीज़ गौर करना, 18 जनवरी 1999 को राज्य आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। और एक अपना कार्य इसने कब चालू किया था? इसने कार्य चालू किया था मार्च 2000 में, ठीक है। इन दोनों डेट्स पे ध्यान रखना। और जितने भी आयोग हैं उनकी इन डेट पे थोड़ा सा एक नज़र मार लेना, एक थोड़ा सा हो सके तो उन चीज़ों को थोड़ा सा मेमोराइज कर लेना कि कब ये अधिसूचना कब ये स्टार्ट हुआ। देन उसके बाद पहले क्या हुआ था? पहले क्या होता था, एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता था और 4 सदस्य हुआ करते थे। लेकिन 2006 में एक इसमें संशोधन लेके आए और जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य कर दिए गए। क्या चेंज किया गया? पहले 1+4 का फॉर्मेशन था जिसमें एक अध्यक्ष था और 4 सदस्य थे। अब कितने का हो गया? 1+2 का हो गया। किसमें हुआ ये? SHRC में, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। जितने भी स्टेट की ह्यूमन राइट कमीशन हैं उसमें ये चेंज कर दिया गया है। उसके बाद इसके जो अध्यक्ष नहीं होगा, अध्यक्ष है न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास, ठीक है। गोपाल कृष्ण व्यास साहब हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये भी इसके अध्यक्ष हैं। देन न्यायमूर्ति महेश चंद्र शर्मा इसके सदस्य हैं, ठीक है। और महेश गोयल सॉरी, माननीय सदस्य, इनको भी अभी किया गया है। महेश गोयल की बात करें हम लोग तो पुलिस महानिरीक्षक इंटेलिजेंस पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, गंगानगर के मूल हैं। देन अब मैं बात करता हूँ, देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हम लोगों को। आगे जो भी चेंज होगा देखेंगे। तो अभी तक जो हमारी ह्यूमन राइट कमीशन है उसके 4 अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। तो उससे पहले एलिजिबिलिटी क्या होती है इनको इलेक्ट करने के लिए, कौन बन सकता है? तो चेयरपर्सन शुड बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट। देन देखो एक चीज ध्यान रखना, पे शुड भी लिखा हुआ है, शैल भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। शैल भी लिखा होता तो मस्ट हो जाता, करना ही करना है। तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, देन मेंबर्स सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ ए हाई कोर्ट और ए डिस्ट्रिक्ट जज इन ए स्टेट विद ए मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 7 years एज ए डिस्ट्रिक्ट जज एंड ए पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो ये है चेयरपर्सन के लिए और बाकी 2 मेंबर्स के लिए, एक मेंबर के लिए ये और एक मेंबर के लिए ये। देन अपॉइंटमेंट क्या है? गवर्नर के द्वारा किया जाता है अपॉइंट। और किसकी रिकमेंडेशन पे किया जाता है? एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें चीफ मिनिस्टर होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर होते हैं, स्टेट होम मिनिस्टर रहेंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब एक चीज ध्यान रखना कि जरूरी नहीं हमेशा लीडर ऑफ अपोजिशन हो ही। क्यों? क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए विपक्षी पार्टी को 1/10 इतनी सीट मिलना जरूरी है, ठीक है। जैसा कि हम लोग अभी सेंटर में देखेंगे, कोई विपक्ष नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन कोई नहीं है। तो यहाँ पे लीडर इन अपोजिशन भी एक वर्ड यूज किया जाता है। जैसा आप लोगों को पता होगा कि लोकपाल का जो मुद्दा फंसा हुआ था,
पिनाकी साहब को बनाया गया। पहला तो इसका मुद्दा इसलिए फंसा हुआ था मेन कि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था, तो उसमें संशोधन करके लीडर इन अपोजिशन, वो भी जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका लीडर इन अपोजिशन आ जाएगा उसमें। तो लीडर ऑफ अपोजिशन तो होता है जो जिस पार्टी के पास 1/10 सीट्स और जो सबसे बड़ी पार्टी वो विपक्ष में बैठेगी और विपक्ष का नेता होगा, उसको कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर का दर्जा दिया जाता है। लेकिन जो लीडर इन अपोजिशन है वो जो सबसे बड़ी पार्टी होगी विपक्ष में, मतलब इसकी 1/10 से सीट कम है, 1/10 से कम सीट है, वो बैठती है यहाँ पे। तो ये सारे सिफारिश करेंगे नामों पे और वो उसको गवर्नर क्या कर देंगे, अपॉइंट कर देंगे। टेन्योर क्या आता है 5 साल या फिर 70 साल, मतलब 5 साल तक या तो काम कर लो या उनके 70 साल हो जाए तब तक अपना काम कर सकते हैं, पद पे बने रह सकते हैं। देन अभी तक कौन बना है, जस्टिस MS कांता भटनागर। MS कांता भटनागर जी के बारे में आप लोगों को ये पता करना है कि सबसे पहले कहाँ की ये महिला चीफ जस्टिस बनी थी। ठीक है, ये आप लोगों को देखना है ताकि थोड़ा देखो, आप लोग खुद देखोगे तो थोड़ी सी ज़्यादा मेमोरी शार्प होगी, ज़्यादा याद रहेगा, क्योंकि आप लोग उसको चेक करोगे, 2-3 फैक्ट सामने आएंगे, 2-3 न्यूज़ सामने आएगी तो उससे ज़्यादा याद रहेगा। तो कहाँ की महिला जज चीफ जस्टिस बनी थी, कौन से राज्य की, राज्य के कोर्ट की। ठीक है, तो सबसे पहले इनको बनाया गया भटनागर जी को। 2000 से 2000 तक बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा, 5 महीने का टाइम रहा है। ठीक है, 5 मंथ तक रही हैं। देन S सगीर अहमद, और ये चेयरपर्सन है, 2001 में बने। देखो अब आप ये देखो गैप आ सकता है, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली अपॉइंट कर दिया जाए, ये गैप आया इतना। देन उसके बाद 4 महीने गैप आया, उसके बाद 2004 तक रहे, उसके बाद वापस गैप आया लगभग 1 साल का, फिर ये रहे 2010 तक। देन फिर वापस गैप रहा काफ़ी, फिर ये रहे, अभी वापस गैप रहा है इसके बाद, और अभी इनको बनाया गया। ठीक है, तो इसमें जो आपको सगीर अहमद जी दिख रहे हैं, सगीर अहमद जी की इसमें खासियत क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। ठीक है, सगीर अहमद जी की इसमें खासियत क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ जो क्वेश्चन आया था उस पर। अभी तक हमने इतनी इन्फॉर्मेशन देखी, अब जो क्वेश्चन आया था उस पर ध्यान दीजिए। इंग्लिश में आप लोग देख लेना, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ कि निम्नांकित, देखो 57 नंबर क्वेश्चन था और ये जो वेबसाइट पर अपलोड है पेपर उसी में से मैंने लिया है। निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार के संबंध में सही हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये कोड आता है आजकल, 3-4 स्टेटमेंट दे देंगे उसके बाद पूछ लेंगे। तो इसका गठन 18 जनवरी 1999 को हुआ। फॉर एग्जाम्पल हमको ये नहीं याद है कि डेट क्या थी, लेकिन हमारे दिमाग में ये है कि हाँ 1999 में हुआ था, तो एक बार हम मान के चलते हैं कि सही ही होगा, ऐसा मान के चलते हैं। देन यह आयोग मार्च 2020 से क्रियाशील हुआ, ये भी हम मान के चलते हैं, हाँ ये तो सही है, हमको याद है। देन इसके अनुसार एक अध्यक्ष और 3 सदस्यों का प्रावधान है। अब ये चीज याद रखनी जरूरी है, फॉर्मेशन पहले 1-4 का था, लेकिन 2004 में 1-2 का कर दिया, मतलब एक अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य होंगे। इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं। ठीक है, अब हमको क्या कंफर्म है कि बी है और सी गलत है। ठीक है, हमको ये चीज पता चल गई सी गलत है, तो यहाँ से आप ऑड वन आउट कर सकते हैं। पहला गलत होगा ही होगा क्योंकि इसमें सी दे दिया ऑप्शन में, दूसरा भी गलत होगा, ऑप्शन में सी है, तीसरा ये भी गलत होगा क्योंकि ऑप्शन में सी है। बच्चा क्या है, ABD। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही होगा, ये स्टेटमेंट सही होगा और ये स्टेटमेंट सही होगा। अब इसमें से हमें हमें याद क्या रखना था, ये 3 फैक्ट याद रखने थे। चौथा अमूमन याद नहीं करता और मेरे को लगता है 99% बच्चे नहीं याद करते सब कि कौन था कैसा था, लेकिन ये जब हमें कोड देते हैं तो उससे इसका आंसर निकल जाता है। प्रॉब्लम कहाँ पे होती, जब हम प्रॉब्लम में AB दे देते, ये ना देके और ABD रहता, तब थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा घुमाया नहीं, और मैं यही कहूंगा कि ये सब याद नहीं कर सकते कि कौन कहाँ पे था कौन कहाँ पे था। अगर ठीक है कहीं पे सुन लिया एक बार तो हो सकता है याद रह जाए, लेकिन ये सब छोड़ने की चीज होती है। मतलब इसके पीछे, इतने डाटा के पीछे हम अपना टाइम खराब नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है। तो मैं यही बताना चाहता था हमको क्या पढ़ना है, क्या याद रखना और किस में टाइम खराब नहीं करना है। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन अब अटेम्प्ट कर पाए होंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं, सॉरी नेक्स्ट हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उस पर आता हूँ मैं। ये आप लोगों को दिख रही होगी डबल डेकर मालगाड़ी। ठीक है, मालगाड़ी एक क्या कहते हैं, कंटेनर्स दिख रहे हैं सारे के सारे। तो अभी क्या हुआ है, भारत में आप लोगों को पता होगा एक कॉरिडोर की स्टार्ट किया गया है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहते हैं जिसको। उसके बारे में बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो ये किस्सा कहाँ से बीच में, रेवाड़ी से मदारखंड के बीच में चलाया गया। रेवाड़ी से मदारखंड के बीच में चलाया गया। ठीक, तो देखो इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल हम नहीं देखेंगे यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ मेन
डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन, डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन, तो इसी पे चल रही होगी, ठीक है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मतलब क्या है, इस पे सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियां चलेंगी, यात्री गाड़ी नहीं आएगी, और इसको अराउंड 3 लेन बनाने के प्रावधान है। इसमें राजस्थान में 227 किलोमीटर के आसपास चलनी है। रेवाड़ी मंदार खंड जो हरियाणा में है, इसमें महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी है, अराउंड 79 किलोमीटर। राजस्थान में जयपुर, अजमेर, सीकर, नागौर, अलवर में चलने वाली है, ठीक है। तो अभी देखो इससे क्या होगा, डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर, तो आप देख रहे हो कि डबल स्टैक मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। इसकी लंबाई कितनी है, 1.5 की है, ठीक है, 1.5 किलोमीटर के आसपास रखी गई है। और इसमें क्या है, जो अभी भारतीय रेल के वैगन चलते हैं, ठीक है, भारतीय रेल के जो भी वैगन चलते हैं उससे 4 गुना अधिक क्षमता का है, 4 गुना अधिक क्षमता का है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि चलो ठीक है, इंजन भी इसका ज़्यादा पावर का चाहिए होता होगा, और हो सकता है 2 इंजन भी यूज में लिए जाएं, लेकिन आप ये सोच सकते हो कि एक बार के खर्चे में, एक बार ट्रेन मालगाड़ी के जाने के खर्चे में आप लोग कितना सामान भेज सकते हो। अभी तक आई थिंक 700 मीटर के आसपास ट्रेन होती होगी मालगाड़ी, या 1 किलोमीटर के आसपास होती होगी। सिंगल कंटेनर जा रहे हैं, आप सीधे डबल कंटेनर जा रहे हैं। इससे क्या होगा, जो पोर्ट्स हैं, ठीक है, जो पोर्ट हैं गुजरात के, वहाँ वहाँ तक जोड़ेंगे इसको पूरे को। तो इससे फायदा क्या होगा कि पोर्ट पे सामान लाना ले जाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, वहीं पे हम लोग उसको उतार सकेंगे। नेक्स्ट है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में राजस्थान का कौन सा स्थान है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में, 2019 की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद 2020 की रिपोर्ट आई है, दूसरी बार इसको जारी किया गया। इसमें क्या करते हैं, मेजर स्टेट 3 कैटेगरी बनाई जाती है सरकार के द्वारा, नीति आयोग जारी करता है इसको, सबसे पहले तो याद रखना। मेजर स्टेट्स, देन नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट्स, देन यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज। और यूनियन टेरिटरी में एक चीज और आ जाएगी यहाँ पे, गोवा को भी साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। इसी श्रेणी में किसको रखा गया, गोवा को रखा गया। तो मेजर स्टेट में 17 स्टेट रखे गए, नॉर्थ ईस्टर्न और हिल्स स्टेट में रखे गए 10 स्टेट्स को, और इसमें रखा गया है 9 को, ठीक है। 8 तो हमारे आई थिंक यूनियन टेरिटरी हो जाएंगी, और प्लस एक गोवा। तो इसका दूसरा संस्करण है। देन इसमें हम बात करें मेजर स्टेट्स की, तो मेजर स्टेट में फर्स्ट है कर्नाटका, फर्स्ट है कर्नाटक। और अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान को मिला है 12वां स्थान। इसमें मैं सेकंड थर्ड भी देख लो, हो सकता है पूछ ही लें। और अपने अपने अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो अपने अपने स्टेट का भी याद कर लेना, अपने स्टेट पीएससी के लिए। और तमिलनाडु थर्ड पे, तमिलनाडु, ठीक है। और नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट में मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, सबसे पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पे है यूके मीन्स उत्तराखंड, और तीसरे नंबर पे है मणिपुर। अब देखो इसमें कौन कौन से और स्टेट लिए गए हैं, पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को लिया गया और उत्तराखंड को लिया गया, ठीक है। उसके बाद बाकी जो 7 सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्ट की, 7 सिस्टर्स प्लस में आसाम, ठीक है, 7 सिस्टर प्लस में असम। 7 सिस्टर्स में कौन आ जाएगा, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है। मतलब ये कुल मिला के और उसके बाद यूनियन टेरिटरी आपको पता है, और गोवा। तो यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली फर्स्ट आई है, ठीक है। तो इनोवेशन इंडेक्स था, राजस्थान का हमने देख लिया 12वां, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये सब भी देख लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस व्यक्ति को पद्म अवार्ड 2021 से सम्मानित नहीं किया गया है। तो इसमें ऑप्शंस हैं श्याम सुंदर पालीवाल, लाखा खान, अर्जुन सिंह शेखावत और उषा चौमार। तो किसको नहीं किया गया, सम्मानित नहीं का पूछा गया है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है एग्जाम में नहीं देख लेते हैं और देखते सम्मानित किया गया, पहला ऑप्शन दिखा श्याम सुंदर पालीवाल, स्पेंसर लगा देता है। फिर घर आके देखते हैं यार लाखा खान भी है, ये भी है, फिर वापस क्वेश्चन पे ध्यान देता है, नहीं पूछा था तो उषा चौमार। वैसे इसका आंसर उषा चौमार है। इन तीनों को मिला है, अभी हम देखते हैं इनको क्यों मिला है। तो उससे पहले जो 119 पद्म अलंकरण इस बार दिए गए, पद्म अलंकरण में तीनों आ जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है, तीनों आ जाते हैं। विभूषण ये मिला है इस बार
7 व्यक्तियों को। अब देखो इसमें क्या होता है, कई बार मैं आपको बताऊं, यूपी पीसीएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया था 2020 का कि कितने लोगों को मरणोपरांत मिला है। ठीक है, कितने लोग, उस टाइम 4 था, इस टाइम मिला है 2 लोगों को मरणोपरांत, मतलब मरने के बाद पोस्थुमस। एक तो एसपी बाला सुब्रमण्यन को और नरेंद्र सिंह कपनी को, और साथ ही साथ शिंजो अबे, याद रखना काफी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनसे काफी उनकी मित्रता अच्छी रही है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में पूछ लिया जाए इसमें। ठीक है, देन हम बात करें तो इसमें 29 महिलाओं को दिया गया है। 29 वुमन है इस बार जिनको ये अवार्ड दिया गया है, उसमें से। ठीक है, एक बात और याद रखना, इसमें मैक्सिमम 120 लोगों को मिलता है। ठीक है, मैक्सिमम 120 लोगों को मिलता है, जिसमें से एनआरआई शामिल नहीं होते। ठीक है, एनआरआई शामिल नहीं होते, तो मैक्सिमम 120 है, एनआरआई को हटा दिया जाए या फिर जो भारत के नहीं है उन लोगों को मिला के ऐसा है। तो राजस्थान में हम आते हैं, राजस्थान पे श्याम सुंदर पालीवाल, लाखा खान, अर्जुन सिंह शेखावत। तो लाखा खान की बात करें, आर्ट के क्षेत्र में, मतलब कला के क्षेत्र में मिला इनको। और ये मांगणियार जो गायिका है, मांगणियार गायकी है जो हमारे राजस्थान की बहुत फेमस है, उसके फोक सिंगर हैं, जोधपुर के हैं, और इनके सूफी कलम और भजनों के लिए इनको जाना जाता है। सिंधी सारंगी, मास्टर ऑफ सिंधी सारंगी। ठीक है, इसके मास्टर हैं। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन किस किस पे आ सकता है, सिंधी सारंगी से पूछा जा सकता है, आई थिंक। ओके, सिंधी सारंगी हो गया, मांगणियार गायकी हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा आ सकते हैं एग्जाम में। देन श्याम सुंदर पालीवाल साहब। ठीक है, तो इनका क्या है, देखो बहुत 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 फेमस गांव है पिपलांत्री। पिपलांत्री कहाँ पड़ता है, हमारे राजसमंद में। और इसका अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हो तो 2013 का क्वेश्चन उठा के देखना आप लोग, मेंस का। उसमें सीधे क्वेश्चन आया था, पिपलांत्री गाँव क्यों फेमस है। ठीक है, सीधे क्वेश्चन उठा के दिया था, पिपलांत्री गाँव क्यों फेमस है। तो आप लोग अगर सुना हो इसके बारे में, तो एक बेटी के पैदा होने पर यहाँ पे पेड़ लगाए जाते हैं। एक बेटी पैदा होगी तो आई थिंक 11 पेड़ लगाने का रिवाज या कुछ है। और राजस्थान के राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार मिला हुआ है इस गांव को, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। तो ये पिपलांत्री गांव है, इसके सरपंच हैं। ठीक है, तो इनको सोशल वर्क में, समाज सेवा में मिला है, इसलिए फॉरेस्ट्री, वाटर कंजर्वेशन एंड गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट। देख लो इस चीज को। ये कब की बात है, 2013 के मेंस में आया था, पेपर उठा के देखना आप लोग। मेरे को पेपर का ये नहीं याद कौन से पेपर में था, फर्स्ट सेकंड में किस में था, लेकिन आया जरूर था क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट है। ठीक है, अब ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, क्वेश्चन आया था क्योंकि देखो मिला इनको है सरपंच को, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, जिस जगह से यहाँ फेमस है। ठीक है, अब यहाँ पे मिला किसको है, लाखा खान को, लेकिन क्वेश्चन किस पे से आ सकता है, तो सिंधी सारंगी पे आ सकता है या फिर मांगणी यार गायकी पे आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा अर्जुन सिंह शेखावत जी। लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में मिला अर्जुन सिंह शेखावत जी को, या साहित्य या शिक्षा कहें अगर हिंदी में तो। और पाली जो है हमारी एक लिखने की, इस पे इनका फोकस एरिया यही है। और गरासिया ट्राइब है जो, ठीक है, गरासिया ट्राइब है, इसके इन पे इनका पूरा फोकस एरिया, एम्पावरिंग द कम्युनिटी, इस कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो ठीक है, यहाँ से वापस एक चीज निकल के आती है, किससे क्वेश्चन आ सकता है, ट्राइबल ट्राइब से, गरासिया ट्राइब से। ठीक है, जैसे ट्राइब हमारे सिलेबस में होता ही है, हम लोग सारे ट्राइब 8 के आसपास ट्राइब रट के जाते ही हैं। अब उसमें से क्वेश्चन अगर गरासिया से आ जाए, तो आप लोग बैक लिंक किससे कर सकते हो, बैकवर्ड लिंक किससे कर सकते हो, अर्जुन सिंह शेखावत, जैसे कि इन्होंने गरासिया में काम किया है, करंट का क्वेश्चन है तो कहाँ से उठा के पूछ लिया, गरासिया से पूछ लिया। वैसे एक बात और कि स्टेट वाले इतनी मेहनत नहीं करते, रियलिटी बता रहा हूँ मैं, पेपर बनाने में सीधे उठा के फैक्ट रख देते हैं वो। बाकी अगर सेंटर का कोई एग्जाम देने जाओ, जैसे यूपीएससी हुआ, तो वहाँ पे बैकवर्ड लिंक के जरूरी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जो हमारे सबसे काम का क्वेश्चन है, जिसकी वजह से सारी भर्तियाँ रुकी हुई थी। तो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो इसमें बीएल जाटावत, हरिप्रसाद शर्मा, देन एमएल लाठर या फिर भूपेंद्र सिंह जी। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। ओके, हरिप्रसाद शर्मा जी को। ठीक है, किसको बनाया गया है, हरिप्रसाद शर्मा जी को बनाया गया है। और इसमें आप लोगों को एक चीज पता होगी, जो मैंने बीएल जाटावत लिखा है, तो बीएल जाटावत जी पहले थे, इन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया अपने पद से। और इस्तीफा देने का कारण क्या था, जैसे कि पेपर लीक हुए, काफी पता होगा आप लोगों को, ये अपने लाइब्रेरियन भर्ती का पेपर लीक होने की खबरें आई। उसके बाद ऐसा सुनने में आया कि पटवारी का भी लीक हुआ था, एसओजी की रिपोर्ट में आया था। तो पेपर लीक की वजह से इनके टाइम पे कोई भर्ती हो नहीं पाई थी काम की, तो इसलिए इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। उसके बाद इसमें एक भी मेंबर नहीं था अधीनस्थ बोर्ड में, आरएसएम एसएसबी। पटवार का एग्जाम की डेट कैंसिल करनी पड़ी, जो पटवार की तैयारी कर थे सारे एस्पिरेंट्स। तो उसके बाद इनको किसको बनाया गया,
हरिप्रसाद शर्मा जी को। इसमें दो नाम और दिख रहे होंगे आप लोगों को, एक तो लाठर साहब का और एक भूपेंद्र जी का। तो लाठर साहब क्या है, नए डीजीपी बनाया गया इनको राजस्थान का, और दूसरा भूपेंद्र सिंह को क्या बनाया गया है, आरपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, आरपीएससी का चेयरमैन, ये राजस्थान के डीजीपी, इन्होंने इस्तीफा दिया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसने इस्तीफा दिया है, और ये हरिप्रसाद शर्मा साहब का। उसके बाद हम बात करें तो ये आईपीएस थे, रिटायर्ड आईपीएस। ओके, और उसके बाद दो मेंबर और हैं, प्रोफेसर राम सिंह मीणा साहब, राम सिंह मीणा, और एक प्रोफेसर इरफान। तो ये दो सदस्य हैं, और साथ में हरिप्रसाद शर्मा जी को क्या बनाया गया, चेयरमैन बनाया, जो रिटायर्ड आईएएस हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो भूपेंद्र सिंह भी क्या है, रिटायर्ड आईएएस है। इनकी पोस्ट पे कौन है, लाठर साहब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में लागू हुई आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी ने निम्न में से किसके साथ एमओयू साइन किया है। तो क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को कि राजस्थान में जैसे आयुष्मान भारत योजना थी केंद्र की, तो उसके तहत क्या किया जाना था, लोगों को जो रोगी थे या जो भी थे उनको इंश्योरेंस दिया जाने वाला था, सीएससी खोली जाने वाली थी। तो उसका नाम क्या कर दिया, महात्मा गांधी नाम और जोड़ दिया गया, राजस्थान सरकार के द्वारा चालू की गई आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान। तो इसका नया फेज स्टार्ट किया गया, नया चरण स्टार्ट किया अभी गहलोत सरकार के द्वारा। उसमें कुछ चेंजेस किए गए, वो चेंजेस क्या अभी हम जस्ट देख लेंगे। तो उसमें जो खर्चा जो इंश्योरेंस होने वाला है, ठीक है, ये क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है जो जिसने एमओयू साइन किया है, और ये क्वेश्चन क्यों है, ये चीज़ सबको पता रहेगी। ठीक है, नया चरण लागू हुआ है, इतने इतने लोगों को बीमा दिया जाएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन ये थोड़ी माइनर, ये बहुत माइन्यूट सी इन्फॉर्मेशन है। तो ये आरएस के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। ठीक है, तो आप अभी राजस्थान सरकार में कोई भी वेबसाइट खोलोगे आपको यही फोटो दिखाई देगी, आपको क्लोज करनी पड़ेगी। तो यहाँ से दो चीज़ें, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं वो कौन है, डॉक्टर रघु शर्मा, और जो राज्य मंत्री हैं वो कौन है, डॉक्टर सुभाष गर्ग। तो ये दोनों चीजें यहाँ से हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं अशोक गहलोत जी। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, इसका जो लोगो है, मिट रहा मर्ज बिना किसी खर्च, ये भी याद रखना, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले के लेक्चर में किसी में बता चुका हूँ, अगर नहीं बताया तो वापस बताता हूँ। आरएस 2013 में ही मेंस में आया था, उसके बाद आई थिंक आरएस 2016 के प्री में आया था, कि जो राजस्थान टूरिज्म विभाग था उस टाइम लोगो क्या था, जाने क्या दिख जाए ऐसा लोगो था, आप लोगों को अगर पढ़ा हो तो, सुना हो आपने तो। और दो ऊँट बने हुए थे मूंछ के, उसमें दो पंछी उड़ रहे थे, यहाँ पे ऊँट बैठे हुए थे, तो ऐसा लग रहा था किसी का मुंह और मूंछ बनी हुई है, इस टाइप से कुछ था। और इसका तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो नई योजनाएं आती हैं उसके लोगो, ये जो थीम है वो याद कर लेनी चाहिए, मिट रहा मर्ज बिना किसी खर्च। ठीक है, ये इसका लोगो हो जाएगा। इसमें क्या है, 1.10 करोड़ परिवारों को निःशुल्क उपचार दिया जाना है। पहले 3.30 लाख का बीमा कवर होता था, अब कितने का कर दिया, वो बढ़ा के 5 लाख का कर दिया गया है। और राज्य सरकार के द्वारा कितने रुपए वहन किए जाएंगे, इसमें 1400 करोड़ रुपए राज्य सरकार के द्वारा वहन किए जाने प्रस्तावित हैं। ठीक है, साथ ही साथ में इसमें 1 से 2 काम और किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉड होता है, जैसे आप लोगों ने गुजरात में अगर आपने न्यूज पढ़ी हो, गुजरात में अगर आप लोगों ने न्यूज पढ़ी हो तो वहाँ के हॉस्पिटल्स ने आयुष्मान भारत योजना के तहत बहुत बड़ा फ्रॉड किया था, और सरकार से रुपये उठा लिए थे। मतलब मरीज आते नहीं थे, उनका पूरा ट्रीटमेंट का खर्चा दिखा के सरकार से रुपये उठाते। सरकार क्या देती है, जो एम्पेलमेंट होता है जिन जिन भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ, उनको रुपये दे देती है बाद में। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, एंटी फ्रॉड यूनिट बनाई जाएगी, एंटी फ्रॉड यूनिट बनाई जाएगी, जो जाके पूरी की पूरी कहते हैं ना, ऑडिट करेगी हर हॉस्पिटल में। उसके बाद उसके अलावा जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण आया था, उसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा, जो 20 लाख के आसपास लोग होंगे। ठीक है, फिर देन नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के तहत जो भी लोग हैं, 90 लाख लोग, वो इससे लाभान्वित होंगे। नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम, जिसमें 2 रुपए किलो चावल, गेहूं और इस टाइप से मिलता है, 3 रुपए किलो चावल, वो है। तो ये है हमारी जो नई एक चरण लागू किया गया योजना का। नेक्स्ट है 35वीं राज्य स्तरीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन निम्नलिखित में से कौन से शहर में किया गया, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर अजमेर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अजमेर। ठीक है, 8 से 12 जनवरी 2021, 8 से 12 जनवरी 2021 के बीच में पटेल स्टेडियम है, यहाँ पे किया गया था, इंडोर स्टेडियम। और अगर इसमें जूनियर बॉय कैटेगरी, जूनियर गर्ल कैटेगरी की बात करें, तो यहाँ से दक्ष नाम का लड़का है,
जयपुर का। यहाँ से नंदिनी नाम की लड़की है, ये भी कहाँ की है, जयपुर की। तो इन्होंने खिताब जीता है इस प्रतियोगिता का। नेक्स्ट, मिस राजस्थान 2020 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? खुशी अजवानी, गरिमा बाधवा, सुष्मिता ठुकरान या फिर आरोसी सिंह? ओके, खुशी अजवानी। खुशी अजवानी ने जीता है। इन्होंने आई थिंक इंडिया टीन का खिताब, टीन इंडिया का भी खिताब जीता था 2019 में। चेक करना इस फैक्ट को, सही है या नहीं। लेकिन ये मिस राजस्थान तो सही है, ये तो मेरे को पता है। 2020 का जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में हुआ था 10 जनवरी को, फाइनल होता है जो, वो हुआ था। देन इसमें गरिमा बाधवा जो आपको दिख रही हैं, ये फर्स्ट रनर अप रही। देन सुष्मिता ठुकरान रही सेकंड रनर अप। आरुषि सिंह थर्ड रनर अप। इसके बाद रुचि झा करके थी एक, रुचि झा, वो थी फोर्थ रनर अप। तो याद रखना इसमें मिस राजस्थान खुशी अजवानी। पूरे भारत में, पूरे देश भर में कौन से राज्य के पुलिस एकेडमी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटका? ठीक है, राजस्थान में, जो कहाँ स्थित है, जयपुर में। कहाँ पे? राजस्थान पुलिस एकेडमी नाम है इसका। कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है, राजस्थान पुलिस एकेडमी। ठीक है, देन इसके साथ ही साथ में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर किशनगढ़, किशनगढ़, इसको क्या मिला है? कांस्टेबल, बेस्ट कांस्टेबल ट्रेनिंग का अवार्ड। मतलब इस वाले सेंटर को कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 20-20 लाख रुपए दिए गए दोनों को अलग अलग से इनके डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद ये किशनगढ़ को 2016-17 में भी ये अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, तो याद रखना राजस्थान के जयपुर में राजस्थान पुलिस एकेडमी है। अब इसके बारे में थोड़ी सी आप लोग यहाँ पे देख लेना। 1949 में चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक किले में राजस्थान पुलिस का प्रथम प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पे मैं डबल स्टार लगाऊंगा, क्योंकि वापस बैकवर्ड लिंकेज पे जाऊंगा मैं, कि जैसा आप लोगों ने देखा कि राजस्थान का जो आरपी है उसको बेस्ट अवार्ड मिल गया। अब ये पूछा जा सकता है सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ था। और एक चीज और, अगर आप लोग राजस्थान पुलिस का झंडा देखोगे तो मैं गलत नहीं हूँ तो उसमें विजय स्तंभ बना हुआ है, चेक करना एक बार, वो भी यहीं से उठाया गया है। देन इसको कहाँ, चित्तौड़गढ़ में आना जाना प्रॉब्लम इतनी होती थी, किला था वहां पे हो रही थी, तो आने जाने की सहूलियत को देखते हुए अजमेर जिले के किशनगढ़ में यह आ गया कि किशनगढ़ में अब होगा। फिर 1950 में पहला बैच किशनगढ़ में शामिल हुआ। इस प्रकार राज्य का मुख्य प्रशिक्षण केंद्र बन गया और अगस्त 1975 तक यहीं रहा। फिर उसके बाद एक इसको स्थानांतरण जयपुर में कर दिया गया और एक एकेडमी के उससे किया गया। फिर औपचारिक उद्घाटन 1978 को राजस्थान के तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री सिंह भैरव सिंह शेखावत के द्वारा किया गया था। और 1973 में श्री गणेश सिंह की अध्यक्षता में समिति नियुक्त की गई थी, जो पुलिस बल के पुनः संगठन के लिए तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य निरीक्षक थे। ठीक है, जो उसके बाद क्या किया जाने लगा कि पहले तो एक ही पद होता था महानिरीक्षक का, उसके बाद 1980 में पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण का एक अलग पद सृजित किया गया। तो ये थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन थी, थोड़ी सी हिस्ट्री थी। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, कब कहाँ से कब ट्रांसफर किया गया वो इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, देन वैसे 99.99% चांस है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। कौन सा समिति कौन सी थी? ठीक है, गणेश सिंह समिति किससे संबंधित है? 99.99% मैं कह रहा हूँ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जो 0.001 जर्म बच जाते हैं उसके लिए आप लोग याद रखना, श्री गणेश सिंह समिति किससे संबंधित है? आरपीए से, आरपी के पुनर्गठन से। हाल ही में कौन से राज्य की सरकार ने मैन्युफैक्चर्ड सैंड नीति लॉन्च की है? इसके बारे में मैं दिसंबर 2020 के वीडियो में भी चर्चा कर चुका हूँ। आई एम सैंड पॉलिसी क्यों? क्योंकि उस टाइम पे प्रमोद भाया जैन जो यहाँ के खान मंत्री हैं, प्रमोद भाया जैन,
उन्होंने घोषणा की थी कि हम लोग लागू करने वाले हैं, और ये आई थिंक 2018-19 के बजट में राज्य सरकार के द्वारा 19-20 के बजट में, सॉरी 2019-20 के बजट में राज्य सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान ने। ठीक है, राजस्थान ने एमसेंड पॉलिसी लागू की। इससे पहले आई थिंक तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में से कोई कर चुका था। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आप फोटो देख सकते हो, ये लॉन्चिंग हो रही है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? राजस्थान एमसेंड नीति 2000। ठीक है, लिखा दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करके देखना अगर दिखे तो। दूसरी चीज, इन्होंने मास्क लगा रखा है, इन्होंने नहीं लगा रखा, इन्होंने नहीं लगा रखा, इन्होंने नहीं लगा रखा, इन्होंने लगाया लेकिन नाक के नीचे लगाया। और आप हैशटैग देख सकते हैं यहाँ पे पीछे पोस्टर पे, राजस्थान सतर्क है। और ये किस चीज का सतर्क था? कोविड-19 का। कोविड-19 का नो मास्क नो एंट्री, यहीं से नारा निकला था। ठीक है, नो मास्क नो एंट्री यहीं से नारा निकला था। तो आप लोग देख सकते हैं। मैं बस एक थोड़ा सा इस साइड ध्यान ले जाना चाहता हूँ आप लोगों का कि क्या स्थिति है। सब लोग आराम से। ओके, तो इसमें क्या है? एमसेंड नीति में मैंने उस टाइम भी बताया था, अब भी बताता हूँ। हुआ क्या, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में बजरी खनन पे रोक लगा दी। बजरी खनन पे क्या किया? रोक लगा दी। कारण क्या था? देखो मैं आप लोगों को वापस बताऊंगा। अभी आप थोड़े दिन पहले की न्यूज़ देखोगे, पहाड़ के पहाड़ गायब हो रहे हैं। चोमू का पहाड़ गायब हो गया अभी। नेजा पत्थर, कौन सा पत्थर मिलता है जिसको मैसनरी स्टोन कहा जाता है? ये हिंदी में नहीं पता मेरे को। मैसनरी स्टोन कहा जाता है, मकान बनाने में जो पत्थर काम आते हैं उसके लिए काम आता है। चोमू का पूरा मतलब 1.25 किलोमीटर का था, कुछ मीटर में बचा है वो पहाड़, मतलब पूरा पूरा पहाड़ काट के ले गए। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इकोलॉजी खराब होती है। अगर मैं कहूँ आज मैं राजस्थान में से अरावली खत्म कर देता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा? ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट। ठीक है, सबसे बड़ा रोल क्या है अरावली का? डेजर्ट को रोक रहा है। अगर मैं इसको गायब भी कर दूं तो क्या होगा? डेजर्ट आएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाएगा, बे ऑफ बंगाल तक पहुंच जा, हो सकता है 100 सालों में। ठीक है, तो ये इसलिए क्या है, हमारी इकोलॉजी को कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बजरी खनन की वजह से बनास बेसिन पूरा खराब हो चुका है। माही बेसिन की बात करो, इवन लूनी बेसिन में। ठीक है, तो उसको रिवर सैंड कहा जाता है। जो यहाँ से निकलते हैं उसको रिवर सैंड कहा जाता है। एम सैंड में क्या होता है? मैन्युफैक्चर्ड, इसकी फुल फॉर्म, इसकी एम सैंड नीति कहेंगे, एम सैंड पॉलिसी, इसको मैन्युफैक्चर्ड पॉलिसी फुल फॉर्म कहेंगे। तो इसमें क्या होता है? जो बड़े बड़े बाउल्डर्स या बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको पीस के छोटा छोटा करके एज ए बजरी यूज किया जाता है। अब होता क्या था कि बजरी खनन पे भाई यहाँ पे रोक लग गई। ठीक है, बजरी खनन पे यहाँ पे रोक लग गई, तो अवैध खनन स्टार्ट हुआ। अवैध खनन, अवैध खनन से क्या होगा? अंडर द टेबल सबको रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, जो पुलिस में हक मार है उनको रुपए खिलाने पड़ेंगे। रास्ते में से आप ट्रक लेके जाओगे तो ट्रैफिक पुलिस को रुपए देने पड़ेंगे। टोल नाकों पे रुपए देने पड़ेंगे। तो जो ट्रक पहले हमको 2,000 का पड़ा करता था, वो सब सारा खर्चा जोड़ जुड़ा के अब कितने का पड़ रहा है? 8,000 का। लेकिन ये रियल में कितने में पड़ना चाहिए था? 3,000 का। मैं 3,000 क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि डीजल का खर्चा बढ़ गया, लेबर कॉस्ट बढ़ गई, सब बढ़ गई। अगर ये नीतियों के तहत चलता तो इतना होता, और आज कितना बढ़ रहा है? 8,000 का। मकान बनने की नीति, जो स्पीड है घर बनने की, कम होगी क्योंकि खर्चा ज़्यादा बढ़ गया इन सब चीज़ों से। अब ऐसा माना जा रहा है ये नीति आने के बाद जो हमारा मैन्युफैक्चर सेक्टर है मकान बनाने का या जो बिल्डिंग्स बनाने का, वो बहुत तेजी पकड़ेगी। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, जो मैन्युफैक्चर सैंड की जो भी यूनिट्स लगेंगी, उनको इंडस्ट्रीज का दर्जा दिया जाएगा। इंडस्ट्रीज का दर्जा देने से क्या फायदा, क्या होगा? आप लोग सोचोगे इससे क्या होगा, तो दे दिया तो दे दिया। ठीक है, इंडस्ट्रीज का दर्जा देने से क्या लिखा था मैंने? इंडस्ट्रीज, जो भी सेस लगता है, टैक्स में छूट मिलती है इंडस्ट्रीज को, वो सारी छूट मिलेगी। सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज का दर्जा देने का फायदा यही होगा। जो छूट मिलती है टैक्स वगैरह में, वो सारी छूट मिल जाएगी, जैसे स्टाम्प ड्यूटी, विद्युत शुल्क, भूमि कर। ठीक है, लाभ क्या होगा मैंने बता ही दिया। अपनी जो ये बजरी खनन अवैध वाली, वो सस्ती हो जाएगी। और निवेश निवेश आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण होएगा। अभी क्या होता है? अभी रोज का 20 एम सैंड इकाइयाँ हैं। ठीक है, 20 एम सैंड इकाइयाँ हैं, तो इसको 2,000 के आसपास करने का भी अनुमान है। और हमारी जो अभी डिमांड है वो 70 लाख 70 मिलियन बजरी की मांग है। 70 मिलियन टन बिजली की मांग है, तो ये भी दूर होने की गुंजाइश है कि दूर हो जाएगी इससे। ठीक है, एम सैंड पॉलिसी के बारे में हो गया। देन ओलंपिक, एशियाई, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो पदक विजेता हैं उनकी इनाम राशि में वृद्धि की अभी घोषणा की गई है, मतलब मंजूरी मिल गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। और इसमें हम बात करें तो मैंने लिख दिया है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। पहले 75 लाख मिलते थे, अब 3 करोड़ कर दिए।
50 लाख के 2 करोड़ हो गए, 30 लाख के 1 करोड़ हो गए। एशियन कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड के 1, 20 के 60 और 10 के 30। इसके फायदे बताने की मेरे को जरूरत नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को पता होगा क्या होता है। इससे क्या होगा, लोगों का रुझान बढ़ेगा खेल के प्रति। अभी तक क्या होता था कि कोई करियर नहीं है, या ऐसी बहुत सी बातें होती थी, गेम अगर जीत के भी आ जाए तो आप लोग देखते होगे कभी किसी का वीडियो आ रहा है कि ये सब्जी बेच रहा है, ये खिलाड़ी था, वो खिलाड़ी था, कभी कोई बात आ रही है। तो ये सब उनसे क्या होगा, लोगों के मन में एक आत्मविश्वास आएगा कि नहीं, अगर हम जीत जाएंगे तो हमें रुपए मिल जाएंगे। या फिर जैसा आप लोगों ने देखा होगा, अभी नौकरियां भी दे ही रहे हैं, ठीक है। अ, तो ये सारी बातें इसमें। नेक्स्ट है, एशिया में धनिया की सबसे बड़ी मंडी। धनिया का मतलब पता है ना, कोरिएंडर कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं, कोरिएंडर, कोरिएंडर कहा जाता है। तो एशिया में धनिया की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर स्थित है? कोटा, गुना, बुलंदशहर या फिर नासिक? तो इसका आंसर क्या होगा? कोटा, ठीक है। कोटा में कहाँ है? रामगंज नाम की जगह, एपीएमसी मंडी है, इस एक्ट के तहत मंडी बनी है। आपको एपीएमसी तो याद हो ही गया होगा, किसान बिल का जो पूरा का पूरा मुद्दा है, एपीएमसी के चारों ओर घूम रहा है। तो एशिया की सबसे बड़ी है, और इसे ही कोरिएंडर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कोरिएंडर का मतलब धनिया होता है भाई साहब, याद रखना, ठीक है, इस चीज को कोरिएंडर कहते हैं। वैसे कोरिएंडर सिटी के नाम से भी जाना जाता है इसको, या धनिया के शहर के नाम से जाना जाता है। कोटा, रामगंज, कुछ भी हो बता सकते हो इसको, यहाँ से कोटा के शहर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा, भारत का जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है, उसने एक जिला एक उत्पाद को भी मोदी सरकार के द्वारा कोरोना के टाइम में एक जिला एक उत्पाद, इसको बढ़ावा देने के लिए बात की गई थी। तो कोटा को क्या कहा गया है? कोटा जिले को, धनिया को कोटा का उत्पाद माना गया है। जैसे बीकानेर में पापड़ या भुजिया हो गया, इस टाइप से कोटा जिले का उत्पाद माना गया है, ठीक है। इसके बारे में एक चीज और, अब ये मैं क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि अभी वर्ल्ड ऑफ कोरिएंडर वेबिनार हुआ था, ठीक है। वर्ल्ड ऑफ कोरिएंडर वेबिनार हुआ था। इसमें जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनआरसीएसएस, देन स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, कृषि विपणन राजस्थान, कोटा का महाविद्यालय, साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर, डीबीटी, एसएबीसी बायोटेक किसान हब, तो इतने सारे लोगों ने मिलकर कराया। इसमें से आपको यहाँ पे राजस्थान का नाम दिख रहा होगा, इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये था, हुआ क्या है ये, अच्छा जूम वूम पे मीटिंग हुई होगी इनकी, आजकल जूम चला हुआ है। तो एक्सेलरेटिंग क्वालिटी प्रोडक्शन पोस्ट हार्वेस्टिंग वैल्यू एडिशन एक्सपोर्ट ऑफ कोरिएंडर फ्रॉम इंडिया, ये इसका, ये आप देख सकते हैं, धनिया के दाने हैं ये, और ये धनिया की पत्ती है, ठीक है। तो ये है पूरा। उसके बाद गुना भी फेमस है, याद रखना इस चीज को, जो गुना है मध्य प्रदेश का, वो भी धनिया के लिए फेमस है। और राजस्थान का जोधपुर भी धनिया के लिए फेमस है। राजस्थान का जोधपुर भी धनिया के लिए फेमस है। क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आप देख सकते हैं रीजनल ऑफिस स्पाइस बोर्ड इंडिया का जो रीजनल ऑफिस है वो कहाँ पे, राजस्थान के जोधपुर में, ये याद रखना। स्पाइस ऑफ इंडिया का जो रीजनल ऑफिस है वो यहाँ पे जोधपुर में। देन राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल कौन से जिले में स्थापित किया जाएगा? आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है कि राजस्थान का पहला सैनिक स्कूल कब स्थापित किया गया था, ठीक है। इसका जवाब आप लोगों को देना है कि राजस्थान का पहला सैनिक स्कूल कब स्थापित किया गया था, ये आपका है। उसके बाद अब इसका आंसर दीजिए आप लोग, ऑप्शन आपके सामने है, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, अलवर या फिर सीकर। ओके, चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू में पहले से हैं, पहला, दूसरा, तीसरा कहाँ पे होगा? अलवर में। तीसरा कहाँ पे बनाया जाएगा? अलवर में बनाया जाएगा। और इसकी अभी तक क्या मंजूरी मिल चुकी है? मंजूरी मिल चुकी है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति राठौड़ ने गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर होने वाली फ्लाई पोस्ट का नेतृत्व किया, राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित हैं? ओके, आंसर क्या होगा इसका? नागौर। स्वाति राठौड़ जी का एक जगह नाम और आया था, इनका नाम आया था केरल में, जब बाढ़ आई थी भयंकर, केरल में जब बाढ़ आई थी तब इन्होंने वहां से काफी लोगों को एयरलिफ्ट किया था, ठीक है। अब इसमें एक चीज है फ्लाई पोस्ट। फ्लाई पोस्ट क्या होता है अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक सेकंड लगेगा। और ये गणतंत्र दिवस के इतिहास में पहली बार है जब किसी महिला पायलट ने फ्लाई पोस्ट का नेतृत्व किया है। किसी महिला पायलट ने फ्लाई पोस्ट का नेतृत्व किया, पहली बार है ये। देन आप लोगों को एक क्वेश्चन बताना है कि ये होता है फ्लाई पोस्ट, ठीक है, जो अलग अलग फॉर्मेशंस बनाए जाते हैं हवा में,
हेलीकॉप्टर के या जहाज़ों के, आपको दिख रहा होगा फॉर्मेशन ये, ठीक है। ये कोई फॉर्मेशन बना हुआ है, और कभी कैसा बना लेंगे, ऐसा बना देंगे कभी, ठीक है। तो मतलब अलग फॉर्मेशन देखे होंगे आपने। तो इसमें जो सबसे आगे का जहाज होता है ना, ये वाला सबसे आगे का जो जहाज है ना, ये क्या होता है, इसमें कौन थी अपनी, स्वाति राठौर जी थी, ठीक है। नेक्स्ट, ऑपरेशन सतलवा संबंधित है, सेम क्वेश्चन बार बार आता है। ऑपरेशन सतलवा 6 महीने पर ऑपरेशन गर्म हुआ, और ये जनवरी 2020 के वीडियो में भी आप लोगों को क्वेश्चन दिख जाएगा ऑपरेशन सतलवा, क्योंकि ये जरूरी है, ठीक है। बीएसएफ के द्वारा ये खेला है, बीएसएफ सेना भी नहीं होगा, ये होगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ के द्वारा हर सर्दियों में किया जाता है। इससे क्या होता है, रेगिस्तान क्षेत्र में कोहरा वगैरह होता है तो घुसपैठियों का पता लगाने के लिए एक एक्सरसाइज की जाती है जिसको ऑपरेशन सर्द हवा कहा जाता है। अब मैं आप लोगों के सामने एक नाम रखने वाला हूँ, जैसा कि अभी मैंने स्वाति राठौर जी का नाम बताया, लगे हाथ रणजीत सिंह जी का भी नाम बता देता हूँ। रणजीत सिंह गुर्जर, रणजीत सिंह गुर्जर, जो 26 जनवरी 2021 को राजपथ पे परेड हुई थी, उसमें जो एनसीसी का दस्ता था, ठीक है, एनसीसी आपने देखा होगा अलग अलग। एक बात और, फर्स्ट रैंक किसको मिली है, राम मंदिर, जो राम मंदिर की झांकी थी उत्तर प्रदेश की, उसको मिली है, याद रखना, झांकियाँ निकलती हैं उसमें, तो राम मंदिर की झांकी को इस बार पहली रैंक मिली है, ये चीज़ याद रखना आप लोग, ठीक है। तो अगर मैं इसमें बात कर रहा था, अभी एनसीसी का जो दस्ता चल रहा था, उसका नेतृत्व रणजीत सिंह गुर्जर ने किया था, ठीक है। एनसीसी का जो दस्ता था उसका नेतृत्व रणजीत सिंह गुर्जर ने किया था, और ये पहला उसे जब राजस्थान विश्वविद्यालय के कैडेट ने परेड का, राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैडेट है, इन्होंने परेड का नेतृत्व किया, पहली बार हुआ ऐसा। और ये ऑपरेशन शरद हवा किससे संबंधित है, बीएसएफ से। हर साल होती है ऑपरेशन गर्म हवा, गर्मियों में होती है, वो भी बीएसएफ के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्षम 2021 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, सक्षम 2021 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ओके। आंसर होगा इसका ईंधन बचत से, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे जो महामहिम तो नहीं, कलराज मिश्र जो हमारे राज्यपाल हैं, उन्होंने पूरे देश भर में चल रहा सक्षम 2021, तो राजस्थान में इसका वर्चुअल उद्घाटन हो रहा है आजकल तो हर चीज़ का, तो वर्चुअल उद्घाटन किया था, इस वजह से फेमस है थोड़ा। इसमें क्या है देखो, किसके द्वारा चलाया जा रहा है, पीसीआरए, जो फुल फॉर्म है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये है, इसके द्वारा चलाया जा रहा है। इसका जो थीम है, कंजर्व फ्यूल सेव फ्यूचर, कंजर्व फ्यूल सेव फ्यूचर, ओके। नेक्स्ट है, राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका हूँ मैं, राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना के बारे में, और इसका हर महीने चर्चा का विषय बना ही रहता है। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा 2001, ठीक है, 2001 इसका आंसर होगा। और क्यों होगा, क्योंकि केरल में क्या हुआ है, अभी केरल में राजस्थान फाउंडेशन के द्वारा वहाँ पे जो राजस्थान के अप्रवासी हैं उनका एक सम्मेलन किया गया है, ठीक है। केरल में जो राजस्थान के अप्रवासी हैं उनके लिए सम्मेलन किया गया राजस्थान के लोगों के लिए, तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो राजस्थान फाउंडेशन की हम लोग अगर बात करें, तो इसका नाम क्या था, नाम भी था एक, केरल प्रवासी राजस्थानी संवाद 2021, ठीक है। किस किस के द्वारा, राजस्थान फाउंडेशन, राजस्थान संघ तथा थिरुवनंतपुरम, वनंतपुरम। अब देखो आप लोगों को बताना है तिरुवनंतपुरम का एमपी कौन है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बहुत फेमस नाम है, इंग्लिश में उनकी बहुत, इंग्लिश में उनको कोई पकड़ नहीं पाता, ब्रिटेन में जाके उनको सुना के आए थे अच्छा सा, ठीक है। एमपी हैं, गोरे चिट्टे से लंबे बाल रखते हैं, हिंट दे दी मैंने इतनी, इंग्लिश में बहुत शानदार इंग्लिश बोलते हैं, ओके। तो यहाँ से निकल के आता है राजस्थान फाउंडेशन का, वापस से राजस्थान फाउंडेशन का रोल हुआ क्या था, पहली बार 2000 में अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान कॉन्क्लेव हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय राजस्थानी कॉन्क्लेव। तो इसलिए अप्रवासी राजस्थानियों को जोड़े रखने के लिए राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब की गई, 2001 में की गई, और मार्च 2001 में। तो ये क्वेश्चन यहाँ से है, ठीक है, बता देता हूँ मैं, शशि थरूर साहब, तिरुवनंतपुरम। हाँ, ये आपको दिख रहे होंगे, चैतन्य राज
44th महारावल ऑफ जैसलमेर चैतन्य राज है। 44वें महारावल बनाया गया। अब देखो यहाँ से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जैसलमेर में भाटी राजवंश की स्थापना किसने की थी? ठीक है, जैसलमेर का जो सबसे फेमस क्वेश्चन है, ढाई साकों वाला प्रदेश, ढाई साकों वाला प्रदेश, स्थापना किसने की थी जैसलमेर की? तो ये दो क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस वाली करंट से। ठीक है, ये जो है जैसलमेर के राज तिलक किया गया, 44वें महारावल बनाए गए हैं, बस इतना से बताना था मेरे को। नेक्स्ट है, ये क्या है? बांसिया। बांसिया मीन्स भील राजा बांसिया, भील राजा बांसिया, भील राजा बांसिया की प्रतिमा, जिसका क्या कहते हैं इसको, पदार्पण या उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा 14 जनवरी 2021 को, 14 जनवरी 2021 को किया गया। कहाँ पे? बांसवाड़ा में। क्यों? क्योंकि जो बांसवाड़ा है इन्होंने बसाया था और इनके नाम पे उसका नाम क्या हो गया था? बांसवाड़ा हो गया था। कब बसाया था? 14 जनवरी 1515 को ही, 14 जनवरी 1515 मकर संक्रांति के दिन ही बसाया गया था। इसलिए इसी दिन क्या किया गया? इसकी वो भी की गई थी, भील राजा बांसिया की। इनके नाम पे बांसवाड़ा क्षेत्र को बांसवाड़ा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान स्टार्ट किया है? आईसीआईसीआई, एसबीआई, पीएनबी या फिर एचडीएफसी? देखो, ये अभियान तो काफी पहले से स्टार्ट हो गया था। राजस्थान के जोधपुर से स्टार्ट किया गया है इसको। ठीक है, राजस्थान के जोधपुर में इसको वापस से स्टार्ट किया गया, एचडीएफसी ने। इसमें क्या, किसके लिए? ये साइबर जो अपराध होते हैं, साइबर क्राइम को रोकने के लिए। और वो कैसे रुकेंगे मुंह बंद रखने से? इनके कहने का मतलब है, अगर किसी का भी फोन आता है कि आपका हम कार्ड ब्लॉक कर देंगे, अपना सीवीवी दे दो, अपना पासवर्ड बता दो, अपना ओटीपी बता दो, तो आपको मुंह बंद रखना है, बताना नहीं है। ठीक है, उन्होंने अपनी एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, तो उन सबका यहाँ पे कोई मतलब नहीं हेल्पलाइन नंबर याद करने का। तो ये है। एक बात और यहीं पे बता देता हूँ मैं, गजेंद्र सिंह शक्तावत, गजेंद्र सिंह शक्तावत जो कांग्रेस के वल्लभनगर, वल्लभनगर उदयपुर से विधायक थे। इनकी 48 वर्ष की उम्र में 20 जनवरी को हो गई क्या? मृत्यु। ठीक है, मृत्यु हो गई। और इसमें सबसे बड़ी बात है, लास्ट 4 महीनों में कांग्रेस के ही, आई थिंक कांग्रेस क्या नहीं, एक आधा भाजपा का भी होगा, देख लेते हैं, 4 विधायकों का निधन हो चुका है। ठीक है, इसमें से कैलाश त्रिवेदी और मास्टर भंवरलाल जो मिनिस्टर भी थे, राजसमंद से भाजपा विधायक किरण महेश्वरी। ठीक है, राजस्थान में भाजपा विधायक किरण महेश्वरी। और राजस्थान में कितनी सीटें खाली, 200 में से कितने रह गए? 196। उपचुनाव जब होगा, बताएगी सरकार, तब होगा। चौथे तो ये खुद ही हो गए, गजेंद्र सिंह शक्तावत जी, एक हैं भाजपा के और 2 और थे किसके? कांग्रेस के। देन ओके, नेक्स्ट है आई थिंक इस्माइल वाला, प्रोजेक्ट इस्माइल। ठीक है, तो उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की इस्माइल ऑन व्हील्स परियोजना, इस्माइल ऑन व्हील्स परियोजना कब से चल रही है? अक्टूबर 2018 से चल रही है। इसका जो एम है, निःशुल्क सेवाएं देना, स्वास्थ्य सेवाएं देना, और इस्माइल फाउंडेशन की सहायता से और HZL हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है उसकी सहायता से अभी तक 83 गांवों के लोग जागरूक हैं, अपनी इलाज करवा रहे हैं। कहाँ कहाँ के? उदयपुर की जावर माइंस चांदी के लिए फेमस है, भीलवाड़ा का रामपुरा गूचा किसके लिए फेमस है? आप लोगों को बताना है। और चित्तौड़गढ़ का चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर। ठीक है, रामपुरा गुच्चा किसके लिए फेमस है? आप लोगों को बताना है कमेंट करके। चित्तौड़गढ़ में चंदेरिया जैंग लेड जिंक की स्मेल्टर है, इसके आसपास के 83 गांव के लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। ठीक है, ये था इनके बारे में। नेक्स्ट है, एक दो चीज़ और है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को लिख के इसमें। तो एक दो नाम है, उनके बारे में चर्चा करूंगा मैं सबसे पहले। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है, चलो नाम बाद में देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं राष्ट्र बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, इसमें क्या है? IM शक्ति। मैंने ये पूरी योजनाएं करवाई थी, 5 योजनाएं चलाई गई थी इंदिरा गांधी जी के लिए, तो ये आप लोगों को याद होगी। शिक्षा सेतु योजना,
RSCIT कंप्यूटर वाली, ठीक है, कंप्यूटर निःशुल्क। नमदा कार्य, नमदा कहाँ पे होता है? टोंक में। और तो IM शक्ति पुरस्कार रत्ना कौर व संजना कौर। देन शिक्षा सेतु के तहत पूजा बैरवा व दीपिका। RSCIT कंप्यूटर दिव्या गोस्वामी और सॉरी मनीषा कंवर और मीनू कंवर। और ये है दिव्या गोस्वामी और अपना मेघा वर्मा। अब देखो इसमें मेन में बात बताऊं, इसको रटने की जरूरत नहीं, बस नाम याद रखना है इसके, ठीक है, ये नाम याद रखना। हो सकता है इन नामों से संबंधित पूछा जाए कि किससे संबंधित है, बस, और ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं इसमें। एक है अपनी मिताली घोष जी, मिताली घोष, ये क्या है? ये है उड़ीसा सरकार ने इनको नृत्य गुरु की उपाधि दी है। कौन सी सरकार ने? उड़ीसा सरकार ने। कहाँ से संबंधित है? राजस्थान में, जयपुर से। ओके, देन लैमिनेट सेफ्टी ग्लास प्लांट, ठीक है। तो जयपुर के रामचंद्रपुरा, जयपुर के रामचंद्रपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में नॉर्थ इंडिया का इस चीज का सबसे बड़ा प्लांट, ठीक है। और इस प्लांट में बुलेट प्रूफ जो ग्लास है वो बनाए जा सकेंगे। ओके, देन काफी कुछ हो गया हमारा इसमें कवर। एक नाम और बचता है इसमें, देखो एक महावीर भगोरा और हैं, वो कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं, उनका निधन हो गया, तो बस नाम याद रखना। महावीर भगोरा किससे संबंधित हैं? राजनीति से, ठीक है, सांसद रह चुके हैं। उसके बाद एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है हमारी, जो हमारा VUTRS है, मीन्स वेटनरी यूनिवर्सिटी, वेटनरी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर ना, इसको फुल फॉर्म क्या कहते हैं? VUTRC। अब इसका नाम बदल के क्या कर देंगे? इसका नाम बदल के कर देंगे पशु विज्ञान केंद्र, ताकि लोगों को आसानी हो कि क्या चीज़ है ये, ठीक है। क्या कर दिया? पशु विज्ञान केंद्र कर लिया। और ये किसके तहत चलाए जाते हैं सारे सेंटर? राजूवास, जो बीकानेर की यूनिवर्सिटी है, राजूवास के नाम से जानी जाती है, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, तो वहाँ पे है। इसके द्वारा सेंटर कहाँ चलाए जा रहे हैं? मैं आएंगे नहीं, मैं नाम बताता हूँ फिर भी। बकालिया नागौर नाम की जगह है सूरतगढ़ में, जो गंगानगर में पड़ता है। देन हमारा डूंगरपुर, लून कैंसर, बौजुंदा, कोटा, सिरोही, धौलपुर, बहुत जगह, तो ये सब याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है। देन एक इसमें और चीज है, RSLDC है जो हमारा राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, RSLDC, इसने राइट टू एजुकेशन, ये क्या है? एक NGO है। कहाँ का? आई थिंक केरला का, पुणे का एक कंपनी है, NGO नहीं कह सकते हम, कंपनी है, राइट टू एजुकेशन। तो ये वो वाला राइट टू एजुकेशन नहीं है जो 2009 में पास हुआ था, RT एक्ट, ये है। इसके तहत क्या किया है? MOU साइन किया है, ताकि जो अभी भीलवाड़ा, सबसे पहला कहाँ पे? भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा में होता है तो इसका मतलब किस चीज़ के लिए होगा? वो टेक्सटाइल के लिए, ठीक है। किसके लिए होगा? वो टेक्सटाइल के लिए होगा। सो इट वाज ऑल अबाउट today's current affair. Thanks for watching this video.